एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश की संसद मौन है। मशहूर कवि, आक्रामक क्रांतिकारी कवि धूमिल की कविताओं की ये पंक्तियां हैं। धूमिल बनारस के थे, बनारस पर भी कविता लिखी, देश के हालात पर भी कविता लिखी। 40 साल पुरानी कविता आज के दौर में मौजूद है। हम यहाँ एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं, समझने की कोशिश ये करेंगे धूमिल जब कविता लिखते हैं, एक आदमी जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी जो रोटी खाता है, तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न खाता है। ये जानना चाहते थे धूमिल तीसरा आदमी कौन है। वो तीसरा आदमी सियासत की सत्ता के शीर्ष पर जाने वाले ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आम आदमी से अलग हैं, जो रोटी से खेलते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं जो पहला और दूसरा आदमी है धूमिल की नजरों में वो कौन है। और इसलिए हम बनारस की मशहूर चाय की दुकान पर हैं। इस चाय की दुकान से धूमिल का भी रिश्ता है, क्योंकि धूमिल 40 साल पहले धूमिल इस दुकान पर भी आया करते थे। राजनारायण, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, तमाम मशहूर हस्तियां, साहित्यिक हस्तियां, ये सब यहाँ आया करती थी। बहुत मशहूर चाय की दुकान है। और ये चाय की दुकान में अंदर ऐसे बैठे हुए लोग हैं, ये बनारस का कल्चर है, बनारस की तहजीब है। चाय की दुकान पर लोग बैठे हैं, चाय पीते हैं और चुस्कियों के बीच जब बहस करते हैं तो आप लगेगा ऐसी जगह है जैसे सर फिटावल होने वाला। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कोई ऐसे हालात ऐसे उत्पन्न ना हो। लेकिन सबसे पहले आपकी दुकान की, चाय की दुकान की खासियत क्या है? हाँ, जयप्रकाश कोई छात्र नौजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष, दुकान भी करते हैं और समस्या। कौन कौन लोग आते रहे पहले? यहाँ सारे लोग, पहले हर दल के लोग एकत्रित होकर सुबह से शाम तक बैठते थे, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो। कौन कौन लोग, कुछ नाम बताइए। हाँ, काशीनाथ सिंह रहे, पहले नामवर सिंह हो गए, धूमिल थे, राजनारायण बैठे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के गिरजेश राय थे और वो थे रुस्तम सेटिंग। तो तमाम लोग इनकी दुकान पर आते रहे। इस दुकान की एक और खासियत है, मैं इन लोगों से बात करने से पहले जरा हमारे चाय की दुकान के जो मालिक हैं इन्होंने बताया, लेकिन जरा इनकी कुछ तस्वीरें देखिए। इस चाय की दुकान पर चाय के साथ ये पुतलों की तस्वीरें हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पुतला जलाते हैं और इसमें पुतला भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुतला अलग अलग पार्टियों की अराजकता के खिलाफ, और जिसके भी पुतले जलाते हैं उसकी तस्वीर यहाँ लगाते हैं। तो आमतौर पर प्रदर्शनी आप तरह तरह की देखते हैं, एग्जीबिशन, लेकिन यहाँ पुतले का एग्जीबिशन है। वो पुतला जो जल चुका है, वो पुतला जो खाक हो चुका है। तो ये आप ये पुतला जलाकर तस्वीर क्यों आपने दुकान पर लगाई है? हम तस्वीर दुकान पे लगाएं कि लोग आते जाते रहे, इनकी पहचान बनी रहे, लोगों के अंदर आवाज़ जाती रहे। अपनी किसी भी समस्या पे हम लड़ते रहते हैं। इतना पुतला क्यों जलाते हैं आप? हर वक्त समस्या जो है हर तरीके की रहती है, कभी नाली है समस्या, पानी, बिजली, किसी चीज पर हम तो किसी ने कहा किसी भी तरह के पुतला जलाने की जरूरत होती है तो आप पुतला जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकार के निगाह में मेरी बात जाए, शहर की बात जाए, नेता है यहाँ के जो बोलबे नहीं करते हैं, तो नागरिक हम लोग हैं जो है हर समस्या पर। तो ये खास बात है, ये पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कंसर्न है समाज से, सियासत से, आसपास जो हो रहा है उससे। और पुतला दहन में मास्टर हैं। लोग कहते हैं कि आप एकदम पुतला फूकने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, केरोसिन तेल और माचिस के साथ। हर वक्त जो है किसी भी समस्या पर तत्काल पुतला बनाना, फूकना और चक्का जाम कर देना और समस्या का निकाल देना। तो पुतला जलाना, चक्का जाम कर देना इनकी खासियत है। हम दुकान में आए, कोशिश करेंगे यहाँ कोई चक्का जाम जैसी स्थिति नहीं हो। बाहर वैसे भीड़ काफ़ी है। और मैं फिर कहूँगा ये पुतले, जितने पुतले दहन इन्होंने किए, वो पुतलों की तस्वीर है, इसकी प्रदर्शनी इन्होंने लगा रखी है। अब जरा हम चाय की दुकान पर चर्चा शुरू करते हैं। आपने तो मेरी जगह कब्जा कर ली, मैं यहाँ बैठने वाला था, तो आप यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, आप कहीं इधर एडजस्ट होइए। देखिए, उसके बाद अब ये चाय की दुकान है, अब यहाँ थोड़ी मशक्कत होगी। शुरुआत करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने पर्चा दाखिल किया, भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। बीजेपी के नेताओं का कहना है लाखों थे, आमतौर पर हजारों लाखों तो तुरंत होते हैं। जो भी हजारों की भीड़ होती है, जिस पार्टी की भीड़ होती है उसकी नज़र में लाखों तो होती है। अमित शाह कह गए कि ये सुनामी है, लेकिन भीड़ थी। सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी का आज नामांकन, कल केजरीवाल का नामांकन, अब क्या होगा बनारस में? और तमाम तरह की बातों पर हम चर्चा करेंगे, इनकी राय समझने की कोशिश करेंगे। क्या लगा आज मोदी की भीड़ से? मान लें कि जो ये भीड़ थी, बस ये भीड़ आ गई, इतने लोग, हजारों लोग आ गए, बस मोदी जीत गए। देखिए, जो जनता ने आज, काशी की जनता ने मोदी का जो सम्मान किया है, उससे ये आज चुनाव का परिणाम आ चुका है। और नरेंद्र मोदी जो जनसैलाब बनारस की सड़कों पे उतरा, वो ना कि वो पार्टी के थे, वो लेकिन ये बताइए, चुनाव का नतीजा, ये एक मोदी के जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले, आप कह रहे हैं नतीजे आ चुके, कितने लोग थे वहाँ सड़क पर? भाई, जिस हिसाब से जो स्थिति थी लंका से लेके, कितने लोग? 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख, वहाँ मैं भी था, लेकिन इनका कैलकुलेशन 2.5 से 3 लाख है। मैंने जैसे कि कहा, जो पार्टी का समर्थक होता है अपने हजारों की भीड़ के लाखों तो तुरंत करता है। चलिए, तो 2.5 से 3 लाख हो गए, मोदी जीत गए। चलिए, इनकी राय है, जरा आपसे समझते हैं सर, क्या है जो जिस ढंग से यहाँ नॉमिनेशन के लिए भीड़ जुटी? मान लें कि मोदी ने बनारस का दिल जीत लिया, क्योंकि कह रहे हैं 2.5 से 3 लाख भीड़ थी और काशी की जनता
ने जनादेश दे दिया मोदी के पक्ष में? देखिए, बनारस की जनता नेताओं के साथ प्यार करती है और जब प्यार करती है तो जुड़ती है। इसके 3 सिंबल आपको दिखेंगे। आज मोदी में जो सैलाब था वो चाहने वाले लोगों का सैलाब था, ये मानना पड़ेगा। ऐसे सैलाब नहीं जुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कल केजरीवाल में एक बड़ी भीड़ आपके चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पे दिख रही थी और अजय राय में भी कम भीड़ नहीं थी। ये 3 ऐसे नेता उभर रहे हैं जिन्होंने जन सैलाब को अपनी अपनी तरह से बनाया। क्या बनारस क्या करेगा? बनारस के दिल में क्या है? देखिए, बनारस के दिल में अभी त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है। त्रिकोणीय संघर्ष है इनके हिसाब से। क्या लगता है आप थोड़ा हुलिया आपका राजनारायण से मिलता जुलता है। राजनारायण भी 80 में कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। बड़ा दिलचस्प चुनाव था। सुनते उसकी कहानी कहानी सुनाता हूँ। कमलापति त्रिपाठी प्रचार के लिए निकलते थे। राजनारायण फक्कर टाइप के आदमी थे। सामने आमने कई बार हो जाते थे। उनकी जेब से 2-4 हजार निकाल लेते थे कि मेरे पास पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है। ये राजनारायण थे, इसी शहर से लड़े। तो हुलिया आपका मिलता है, इसलिए मैंने कहा चलिए अब आप बताइए बनारस के दिल में आपके हिसाब से क्या है? देखिए, हुलिया इसलिए मिलता है कि मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ और जब इमरजेंसी लगी देश में 1975 में 18 महीने जेल में भुगता हूँ मैंने जी। और राजनारायण और पंडित कमलापति त्रिपाठी की जो बात है, बनारस बहुत ही समरसता की जगह है। एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत यहाँ प्यार करता है, एक दूसरे आदमी से लड़ाई भी करता है। लड़ाई करने के बाद अपने मुद्दों पर भी बहुत बोलता है। होगा क्या बनारस में? बनारस में जहां जा रहा हूं बहुत सारे मोदी के जो समर्थक हैं वो बहुत ही एक तरह से कहें कि बहुत उग्र हैं, बहुत कई बार देखिए, आप जो ये करें कि मोदी के समर्थक बहुत उग्र हैं, मोदी के समर्थक आक्रामक हैं। मतलब नहीं, आक्रामक नहीं, उग्र भी नहीं। देखिए, आक्रामक का 1 मिनट, आक्रामक का मतलब बातचीत से नहीं होता है। मतलब वो मान रहे हैं कि हम किला फतह कर लिए, बस सिर्फ 16 तारीख को नतीजा। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। साकी के मोहब्बत में दिल साफ हुआ इतना, जब सर को झुकाता हूँ शीशा नजर आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द सेंटर ऑफ कैरेक्टर। आज हमारे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता शहर के हैं या शहर के बाहर से आए हैं, यहाँ तक यहाँ यह कहा जा रहा है कि लोग दूसरे राज्यों से भी बुलाए गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, भाजपा के लोगों में। नहीं, मैं इसको लेक्चर की तरह नहीं, मैं तो आम आदमी की तरह बात करना चाहूंगा। आप तो एकदम बीजेपी के नेता की तरह बोल रहे हैं, हम आम जनता की तरह हम चाहते हैं बात करना कि क्या लगता है बनारस के दिल में क्या है? क्या बनारस के दिल में है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। चलिए, इन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन मैं तो जनता समझ रहा था पूरे पक्के नेता लग रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, जरा बाकी लोगों की भी राय लेते हैं। हमारे पास जी, हमारे साथ यहाँ एक कवि महोदय भी है। ये भी बनारस की खासियत है, जिस दुकान पर जाए वहाँ कवि, साहित्यकार, लेखक आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ हमारे बीच कुछ कवि और साहित्यकार भी, आप लोगों के पास भी आता हूँ, बुरा मन मत मानिए, थोड़ा वक्त लगेगा। और ये जो पसीना चल रहा है इसको बीच बीच में हम लोग साफ करते चलते। जी, मैं बोला जी, मैं हाथ से कवि चकाचौंद ज्ञानपुरी हूँ। चकाचौंद ज्ञानपुरी। अच्छा, मैं केजरीवाल पर 2 पंक्ति दूंगा और 2 पंक्ति मोदी पे दूंगा। केजरीवाल बोले जब तक रहेगी हमारे गले में खांसी, केजरीवाल बोले जब तक हमारे गले में रहेगी खांसी तब तक हम नहीं छोड़ेंगे काशी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो काशी की जब तक खांसी रहेगी काशी नहीं छोड़ेंगे। तो और इसके बाद 4 पंक्ति में कहना चाहता हूँ मोदी जी खांसी का मौसम तो खत्म हो गया। केजरीवाल को उनको परमानेंट नहीं, खांसी धरना देके बैठ गई है। चलिए, तो आज यहाँ केजरीवाल जब नरेंद्र मोदी जब नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे, उसी समय घाट पर केजरीवाल अपने साथियों के साथ साधना में लिप्त होकर बैठ गए। एक तरह से मौन विरोध प्रदर्शन का उनका तरीका था। क्या उससे केजरीवाल, जिस ढंग से साधना की केजरीवाल ने, लगता है उस साधक को कुछ मिलेगा? बनारस उस साधना का कुछ बदले में कुछ देगा? देखिए, मैं आपसे ये 2 बातें बता दूं कि नरेंद्र मोदी बनारस चुनाव लड़ने जिस उद्देश्य से आए, काशी को अपना एक कुड़ार मानते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी एक गढ़ मानते हैं, इसलिए बनारस को चुना और बनारस की आसपास की पूर्वांचल की बहुत सारी सीटों को जिताने के उद्देश्य से वो बनारस लड़ने आए हैं जी। और ये जिताकर अपनी संख्या को पूरी करना है। ठीक वहीं विपरीत में केजरीवाल एक संदेश देने आए हैं कि भाई नरेंद्र मोदी एक प्रतीक है, इस पूरे भारतीय राजनीति में एक नीति के प्रतीक है। चलिए, मैं के प्रतीक जिसका वो जबरदस्त विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस इसी तरह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उम्मीदवार उतारी है, समाजवादी पार्टी। लेकिन ये उद्देश्य नरेंद्र मोदी का यहाँ पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आपको मैं 1-2 और बातें बता दूं कि जिस घबराहट में और जिस तरह से बौखलाहट में जिस तरह के लोगों को वो दल बदल करवा रहे हैं,
युद्ध स्तर पर अपने दल के लोग उपेक्षित पड़े हुए हैं। भारतीय चलिए, जनता दल बदल पार्टी की भी बात चाय की दुकान पर हो रही है, लेकिन अब मैं आप सबसे कहूंगा थोड़ा संक्षिप्त बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। जी, आप तो हुलिया से ही नेता लग रहे हैं पक्के तौर पर, सफेद लिबास में, तो आप नेता ही होंगे। तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो अरमान है वो पूरा नहीं होगा, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ लड़ने से पूरे पूर्वांचल में लहर चलेगी और उसका फायदा होगा। नहीं, इनका कहना कहीं से मैं सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी जी जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, और यहाँ का संदेश, काशी का संदेश इस भारत नहीं पूरे दुनिया में जाने वाला है यहाँ से नरेंद्र मोदी के माध्यम से। काशी का संदेश पूरे दुनिया में जाने वाला है, लेकिन सवाल उठता काशी को क्या चाहिए नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी को काशी से अपनी सीट चाहिए, नरेंद्र मोदी को काशी से जीतकर सांसद बनकर दिल्ली जाना है, लेकिन काशी को भी बदले में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? आपको लगता है काशी को क्या चाहिए? नहीं, देखिए काशी को और जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, इसकी संभावना तो बड़ी मतलब दूर की लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से तमाम नेता आए, बड़े बड़े वादे किए। मुरली मनोहर जोशी भी मोदी जी से कोई कम बड़े नेता नहीं थे जो है। जी, वादे किए लेकिन वादे पूरे भी नहीं हुए और उसे निभाने की कोई कोशिश भी दूर दूर तक नहीं दिखी। दूर तक नहीं है। तो ये तो एक लोगों की शिकायत है यहाँ पे कि जो शिकायत है ये बहुत बड़ी शिकायत है। इसलिए कांग्रेस ने यहाँ पर लोकल प्रत्याशी उतारा है। जो बनारस एक गलियों का शहर है, एक एक गली, एक एक शहर, ठठेरी बाजार, कचौड़ी गली, ये सब मोदी हेलीकॉप्टर से आके क्या जानेंगे? इसके पहले मोदी से पहले जोशी जी यहाँ चुनाव लड़े। जोशी इनसे बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो यहाँ से भाग गए इसलिए क्योंकि वो जानते रहे कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बनारस को लोकल प्रत्याशी चाहिए जो अपने लोगों को सह सके, बनारस की गलियों के बारे में जाने, बनारस शहर क्या है। अच्छा, और बनारस हर बार चला गया है। बनारस अवगुणों का शहर है। यहाँ हर अतिथि का स्वागत किया, स्वागत करते करते अब थक चुका है। हर बार बाहरी प्रत्याशियों का हम लोग स्वागत करके जिताए हैं, और इस बार छला गया है, छलनी हो गया है सीना। अब बनारस की जनता इस बार ठगाने के मूड में नहीं है। जी बिल्कुल। एक मिनट, बनारस छला गया है। बनारस में लोकल उम्मीदवार भी रहे, कमलापति त्रिपाठी जैसे भी यहाँ से सांसद रहे, तमाम लोग रहे, लेकिन त्रिपाठी ने जो आविष्कार किया, नहीं, चलिए एक मिनट जी। सिद्धांत और वसूल जो राजनीति, भारतीय राजनीति में था, वो कमलापति और राजनारायण तक रहा। आज जो आप सिद्धांत देख रहे हैं, जो हुजूम देख रहे हैं, ये न कमलापति का संस्कार है और न राजनारायण जी का संस्कार है, ये तो सिर्फ गुंडागर्दी का संस्कार। चलिए, ये आपकी राय है। जरा आप जरा सुन, अब मैं दूसरे लोगों से भी एक लाइन। बनारस के अंदर लड़ाई सिर्फ अब दो है, एक गांधीवादी नीति और दूसरा जो है गोडसे नीति पर। अब ये देखना है कि बनारस की जनता गांधीवादी नीति को जिताती है या गोडसे नीति को जिताती है। इनका जवाब दीजिएगा। जो ये कह रहे हैं कि बनारस में जो 2 मुद्दे पर चुनाव है, जो इन्होंने कहा, इनका जवाब दीजिएगा। सुन पाए कि देखिए, बनारस में इन्होंने जो कहा गांधी की नीति और गोडसे की नीति, बनारस में जो चुनाव हो रहा है वह लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, प्रजातांत्रिक चुनाव हो रहा है। न यहाँ गांधी पर चुनाव हो रहा है, न गोडसे पर चुनाव हो रहा है। हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है, ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है। देखिए, एक पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है कि पीएम का चुनाव हो रहा है? जरा ये मान्यवर बता दे। पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है कि पीएम का चुनाव हो रहा है? मोदी जी पीएम के उम्मीदवार हैं कि संसद के सांसदीय चुनाव? संसद सदस्य चुने जाएंगे कि पीएम चुने जाएंगे? यही जी, सांसद बन के जाएंगे तभी पीएम बनेंगे। और काशी की जनता ने ये मन बिना कि देश का नेतृत्व अगर सौंपना जाएगा तो वो काशी की जनता के द्वारा ही देश का नेतृत्व बनाया जाएगा। बात करने वाले लोग, गांधी की बात करने वाले लोग, जरा अपने प्रत्याशी के आकलन करें कि वो प्रत्याशी कौन है। वो प्रत्याशी कौन है आज वर्तमान दौर में, उसकी बनारस में छवि क्या है? किनके बारे में नाम ले? जो कांग्रेस का प्रत्याशी अजय राय की प्रत्याशी की छवि क्या है? गांधी की बात करने वाला, क्या उनको और कोई? अजय राय पर सवाल उठाते हैं, अजय राय की छवि पर सवाल उठाते हैं, कोई जवाब है? 30 सेकंड। ये अजय राय, ये जब भाजपा में थे उस समय इन्होंने कोई भी 24-47 राइफल का मुद्दा नहीं उठाया। उस समय भाजपा की गवर्नमेंट थी, भाजपा का वो था। ये अनर्गल रूप से किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ये भाजपा
का काम है और जीवन भर यही करते आपने अपनी हैं। बात कर दी। एक मिनट, बीच में हल्ला मत करें, बीच में हल्ला मत करें। एक मिनट आऊंगा, एक मिनट जरा शांति रखिए, सबके पास आएंगे। बीच में इस बीच ये हुआ कि आज बनारस में नरेंद्र मोदी मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और कुछ देर के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए, उन्होंने गंगा जल से शुद्धिकरण किया कि उन्हें हक नहीं है। उन्होंने कहा चूंकि उन पर दंगों के दाग हैं इसलिए प्रतिमा को धोकर साफ करने का एक तरह से मैं कहूंगा एक ड्रामा था। लेकिन फिर भी जरा समझते हैं कि जिस ढंग से शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया हुई है, जो दिखावा हुआ कैमरों के सामने, क्या लगता है कि इतना बड़ा कोई गुनाह मोदी ने किया है कि प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर सकते? मैं मोदी और मुलायम दोनों से ये एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। ये जो सियासतदारी है, 89 से लेकर 91 के बीच जब बाबरी मस्जिद यहाँ टूटी थी, 7 दंगे हुए थे और 7 बार कर्फ्यू लगे थे इसी बनारस शहर में। इसका इतिहास कोई सामान्य इतिहास नहीं रहा है। लेकिन इस तरह का काम मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए और सिंबॉलिक तौर से कम मालवीय जी के साथ तो नहीं सिंबॉलिक तौर पर, लेकिन उस सिंबॉलिक तौर पर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगा। एक दो और कवि और शायर यहाँ कोई थे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बद्री जी हैं, आपका परिचय जरा बता दें। जी, मेरा नाम बद्री विशाल है, मैं बनारस का 7 पुश्त से रहने वाला हूँ। 7 पुश्त से यहाँ रहते हैं बद्री विशाल जी हैं, तब तो आपकी गहरी जड़ें होगी बनारस में। जी, मैं 80 करोड़ वोटर इस देश में है, मैं भी एक वोटर हूँ जी, और कभी किसी पार्टी का नहीं होता। अपनी बात कहिए। मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि किसी को भी जुटाई जाए, घुरो जाए, कतवारू जाए, लेकिन खंडित जनादेश मत दीजिए, क्योंकि हम भोगेंगे 5 साल तक। वोटर है 80 करोड़, अब मिले सबको छोड़, और किसी एक का अभिषेक होना चाहिए। शिकवे गिले को त्याग, गाएं एकता के राग, एक को भी चुनने में विवेक होना चाहिए। आका एक हो, आका मतलब होता है आम आदमी और कांग्रेस। आका एक हो गए घोर दुश्मनी में भी, तो आम आदमी को भी अवेक होना चाहिए। एक को 4 से निकालने का विचार, 300 सीट पर नेक होना चाहिए। अब देखिए इनकी मंशा तो समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। और आपको बता दें, एक मिनट आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अपने रैलियों में कहते हैं सबका मालिक एक, और इसको जो दर्शक हैं समझते हैं समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस। इन्होंने कहा आका, आम आदमी और कांग्रेस, इन दोनों की तरफ आपका हमला था। इशारा यही है, और जो ये बनारस की इनका जनता इशारा आपकी तरफ भी है, हमारी तरफ है, हमारी तरफ है। और ये इशारा ये कि जो बनारस के जो चंद लोग हैं और बनारस के जो भाजपा के लोग हैं, ये शुरू से ये झूठ बोलने के लेकिन पूरे देश में कांग्रेस को लेकर जो आक्रोश है उसका या तो अंदाजा नहीं है या चाय की दुकान पर ज्यादा रहते हैं जनता। देखिए ये जो अन्ना का मूवमेंट एंटी कांग्रेस हुआ, अन्ना के मूवमेंट का, उसके बाद एंटी कांग्रेस जो हुआ, उसके बाद 100 दिन में महंगाई खत्म करेंगे, घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा। ये तो जो है सभा को बोल बात है यार, अभी तक तो बारी बारी बोली जा रही थी, आप बोलने पर अगर बीच में सभा को बात मेरे को बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि बनारस के अंदर ये जो चुनाव हो रहा है, तो हमको ये जानने का पूरा हक है कि बनारस के अंदर अगर मोदी अगर पीएम नहीं बनते हैं तो क्या बनारस की जनता का लोकसभा में ये नेतृत्व करेगी बनारस की जनता का? ये 6 महीने बाद फिर बनारस की जनता का एक मिनट इसका हो गया, गांधीनगर से छोड़ के चले जाएं। सर शांति इतना जो बोले वही बोले, जो बोले वो बोले। लेकिन ये सवाल तो बना हो गया सर, ये बीच में ना बोले लोग। एक मिनट शांति। लेकिन ये सवाल दिलचस्प है कि भाजपा के जो लोग समर्थक हैं वो ये सवाल कम पूछते हैं। ये सवाल जो भाजपा विरोधी है, मोदी विरोधी, वो सवाल ये जरूर बार बार पूछते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है, भाजपा पर एक निशाना है। क्या मोदी दोनों जगह से जीतते हैं, बड़ोदरा और बनारस, किस सीट को छोड़ेंगे, ये भी है। लेकिन इन सब के बीच कहीं बनारस के विकास का मुद्दा हर बार गुम होता है, इस बार भी मुझे लगता है गुम है। बनारस के विकास का मुद्दा इस बीच में गुम है। जी नहीं, बनारस का विकास का मुद्दा गुम नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, उसमें है कांग्रेस के साथी ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी ने कोई काम नहीं किया। जोशी जी सांसद हैं केवल, कांग्रेस की सरकार है, 10 वर्षों से सरकार है, और बनारस में 15 अरब रुपए आज भी दिल्ली में पड़ा हुआ है बनारस के विकास का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, केस चल रहा है। यहाँ के सभासदों ने केस किया हुआ है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी के समय में नगर निगम 18 साल से नगर निगम और एमएलए सांसद इनके हैं, लगातार केवल
कमलापति जी के बाद 2004 से राजेश मिश्रा का कार्यकाल देखा जाए तो राजेश मिश्रा का कार्यकाल देखा जाए तो उसके बाद विकास कहाँ गया? लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग मोदी जी अभी हेलीकॉप्टर, आप ही सुनिए, मोदी जी हेलीकॉप्टर से आए, BHU उड़ गए, विद्यापीठ नामांकन किए, चले गए। क्या विकास करेंगे जरा जनता को बताओ। लेकिन क्या विकास, मौखिक विकास होगा? आप कुछ इनका जवाब देंगे जो कह रहे हैं? देखिए, मैं तो इनका जवाब क्या दूं। बनारस के अंदर क्या है कि तमाम लोग आए, तमाम नेता आए, बहुत सी सरकारें बनी यहाँ पे, लेकिन बनारस का विकास नहीं हुआ है। और बनारस के विकास के लिए जो बाबा विश्वनाथ जी के को श्रद्धा से उनको अर्पण माने श्रद्धा भक्ति रखेगा काशी की नगरी में, और जिसको विश्वनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा, वही व्यक्ति जो है बनारस से उसका विकास का मोहताज नहीं है। जी, आप ज्योतिषी हैं, तो क्या ज्योतिषी में क्या देख रहे हैं आप? किसकी किस्मत कैसी देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष में ज्योतिष संभावनाओं का विषय है, और इसमें किसी के ऊपर कोई ये नहीं कर सकता है किसी की सरकार बन सकती है। संभावनाएं है, अब क्या आगे होने वाला है। जी, आप कुछ गुस्से में कुछ कह रहे हैं? मैं गुस्से में नहीं, मैं कह रहा हूँ बनारस की विकास ये लोग क्या करेंगे? कैमरा उधर। ये राजनीतिक लोग बनारस का विकास तो नहीं कर सकते। बनारस का विकास किया है हिंदुओं ने, यहाँ के राजाओं ने और यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। लेकिन जब आप हिंदुओं बोलते हैं तो लगता नहीं, एक मिनट, जब इस तरह की बात बोलते हैं तो लगता नहीं 2.5-3 लाख जो मुस्लिम आबादी है अलग अलग बात करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बात करिए। आजादी के बाद से लोकतंत्र है इस देश में, 65 साल सांसद रहे। तो क्या मैंने आपसे गलत कहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर विकास नहीं हुआ उसके लिए जो भी राजनीतिक बनारस का विकास नहीं करेंगे, विनाश के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। आपको चाल, चरित्र, चेहरा, प्रत्याशी बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं, हम माइक नहीं बदल पाएंगे। लीजिए ना, क्यों आप क्या चाहते हैं? अगर बात कोई बहस उठाते हैं तो आप बहस पूरा बोलिए ना, बोलिए। बनारस के विकास नहीं, मैं दुर्भाषा ऋषि का बनारस से कोई रिश्ता बात है? बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, होना भी चाहिए। बनारस विकास का मोहताज नहीं है। बनारस हमारे कहने का मतलब विकास का मोहताज नहीं है। चलिए वापस यहाँ बैठता हूँ मैं। अब जैसा कि हमने कहा, ये चाय की दुकान है और बनारस में एक अलग किस्म का तजुर्बा मुझे भी हुआ, दर्शक जो देख रहे हैं वो भी उन्हें भी हुआ होगा। और कुछ देर के बाद जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा, अभी कैमरे पर थोड़ा कंट्रोल सिचुएशन है, कई बार जब भी चाय की दुकान पर मैं आता हूँ, एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, बाकी सब कुछ हो जाता है गालियों को छोड़कर। और कई बार मुझे लगता है गालियाँ भी हो जाती है, हो जाता है, कभी हो जाता है, मारपीट भी हो जाता है। नहीं, मारपीट तो नहीं होता है, गालियाँ हो जाती हैं। दोपहर में मैं आते हैं धक्के मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं था, वो धक्का मुक्की नहीं। एक करके आपके पास आऊंगा तब। अरे सर, आपके पास आऊंगा तब। कोई वो दोपहर में कोई धक्का मुक्की नहीं था। या यहाँ लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें एक दूसरे से थोड़ा सा कहा सुनी हो जाता है, बाकी कोई इस तरह की बात। हमारे पास कोई और आपने AK-47 की बात की, तो मैं कहना चाहता कोई बात नहीं कि आप ही ने बात नहीं, लोगों ने कहा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिकों ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती इस तरह मनाई है कि सन 47 से चलकर AK-47 तक आई है। चलिए, ये इनकी कविताओं में AK-47 है, AK-47 और AK-49 दोनों की चर्चा है। AK-47 अजय राय के लिए लोगों ने कहा और AK-49 नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा। इस चाय की दुकान पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले, और कोई कवि शायर तो नहीं है? कवि शायर कोई और है यहाँ? चलिए, इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं। इससे आपने समझा होगा कि चाय की दुकान पर किस तरह की चर्चा होती है। और खास बात ये, 3 दिन से मैं बता रहा हूँ, चाय की दुकान पर मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के स्टूडियो में नेताओं से तो हम रोज बहस करते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ वो लोग हैं जो जनता है, और इसमें कुछ नेतानुमा जनता भी है, इसलिए उनकी भी राय आपने जानी। अब ब्रेक के बाद देखिए, कुछ नेताओं से भी हम बात करेंगे। बनारस की सड़क से, बनारस में मैं मौजूद हूँ। बनारस में उसी जगह पर जहाँ मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है, हालांकि अंधेरे में है इसलिए मैं मूर्ति आपको ठीक से नहीं दिखा सकता। इसी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया नरेंद्र मोदी ने जब बनारस आए, और नरेंद्र मोदी जब बनारस से वापस लौटे, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ आए, उन्होंने इस प्रतिमा को साफ किया, धुलाई की और कहा यह शुद्धिकरण है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया, कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि मोदी के दामन पर
दाग हैं दंगों के, इसलिए मोदी ने अगर माल्यार्पण किया इस प्रतिमा पर, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर, तो प्रतिमा अशुद्ध हुई, इसलिए शुद्धिकरण हुआ। एक नए किस्म की राजनीति है, और इस राजनीति का क्या मतलब है, इसके प्रतीक का क्या मतलब है, और क्या अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी के माल्यार्पण के बाद इस प्रतिमा के शुद्धिकरण के लिए जो भी किया, तमाशा कहें, नाटक कहें, पब्लिसिटी स्टंट कहें, क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की इजाजत थी, या लोकल स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से? क्या हम इस पर बात करेंगे मेहमानों से। और साथ में ये भी कि आज मोदी का नामांकन था, पूरे देश में चैनलों के जरिए आपने देखा, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत की, कांग्रेस में जाकर, कि मोदी ने नामांकन दाखिल किया, टेलीवाइज किया गया, अलग अलग जगहों पर जहां चुनाव हो रहे थे वहां दिखाया गया, और ये एक तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था, ये इल्जाम लगाया कांग्रेस ने। इसी पर सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ हैं रामेश्वर चौरसिया, कुछ मिनट में होंगे मीम अफजल, कांग्रेस नेता, और लखनऊ से होंगे रविदास मल्होत्रा। सबसे पहले रामेश्वर चौरसिया जी, एक तो जहां नरेंद्र मोदी ने माल्यार्पण किया, उस मूर्ति को शुद्धिकरण के लिए, उस मूर्ति को एक तरह से धुलाई की और शुद्धिकरण कर दिया मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को, क्या कहेंगे आप रामेश्वर चौरसिया? रामेश्वर चौरसिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए माफ करिए, रामेश्वर चौरसिया जी के पास चलेंगे, कुछ मिनट में हमारे साथ मीम अफजल भी होंगे, बाकी नेता भी होंगे। लेकिन आपको बता दें कि बनारस की राजनीति बहुत दिलचस्प है। मुरली मनोहर जोशी बनारस में पहले सांसद थे, उनकी जगह इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में है। आज नरेंद्र मोदी बनारस की सड़कों पर रोड शो के लिए आए, नामांकन दाखिल किया, और लंबा काफिला नरेंद्र मोदी के साथ चला। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बहुत उत्साह में थे पूरे दिन। और अमित शाह की तरफ से कहा गया, पहले भी कहा गया था 4 दिन पहले, कि मोदी अगर बनारस आएंगे तो बनारस में सुनामी आएगी। आज फिर अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी बनारस आ गए हैं, अब पूर्वांचल में और बनारस में मोदी के नाम के सुनामी आएगी। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मीम अफजल जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया है। मीम अफजल हमारे साथ हैं, तो मीम अफजल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मीम अफजल, रामेश्वर चौरसिया जी, जिस ढंग से यहां माल्यार्पण किया मोदी ने, और माल्यार्पण के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति के शुद्धिकरण की कोशिश की, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि नामांकन दाखिले को जिस ढंग से चैनल पर दिखाया गया, और आपने उन इलाकों में एलसीडी लगाकर मतदाताओं को एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जहां चुनाव हो रहे थे, और कांग्रेस का इल्जाम है कि आपने एक तरह से कहें तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। रामेश्वर चौरसिया, आपका जवाब। तो कांग्रेस को तो इसके लिए अंजुम जी और दोषारोपण तर आप पर है कि आप क्यों दिखाते हो, तो ये आप क्या दिखाओगे हम तो तय करेंगे नहीं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने आज लास्ट डेट था 24 को, तब इलेक्शन कमीशन को आगे से कांग्रेस की सलाह मानकर ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन अगर फेजेज में चुनाव हो रहे हैं तो उस दिन नॉमिनेशन का टाइम नहीं हो। आज तो हम इन लोग ने नॉमिनेशन नहीं किया, हमको लगता है सैकड़ों लोग देश में नॉमिनेशन किए होंगे। मोदी जी के साथ ही हमको लगता है वहाँ 4-5 लोगों का और भी नॉमिनेशन था। तो कांग्रेस पार्टी लगता है कि अपना होशो हवास खो रही है। ये कभी जनता पर ही इल्जाम लगा देती है कि जनता क्यों आ गई, कभी इल्जाम लगा देती है कि जनता पैसे लेके आ गई, कभी इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगा देती है कि उसी दिन मोदी का नॉमिनेशन कांग्रेस तय करेगी, मोदी जी नॉमिनेशन कब करेंगे, और इलेक्शन कमीशन का डेट हमने तय किया है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि 60 साल तक देश में राज किया, कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था और मर्यादाओं को कायम रहने दे, बौखलाहट में इस तरह की बात नहीं करे। पूरा देश कांग्रेस को आज देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। 60 साल से राज किए हैं, इन पर आरोप लगाने का कोई अभी अधिकार नहीं है। हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सैलाब को जनता के मत का वैल्यू होता है, जनता की कदर करना चाहिए। अगर पूरी बनारस बंद करके जनता आती है मोदी जी को देखने और सुनने, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपके भी नॉमिनेशन हुआ, हमने कभी कमेंट्स नहीं किया। जवाब लेते अंजुम जी सुन लीजिए 1 मिनट। अभी मैं वहां से लखनऊ आ गया,
आ रहा था रोड पर तो कांग्रेस के 4-5 कार्यकर्ता खड़े थे, बोले क्या कर रहा था, राहुल गांधी का रोड शो है, आपके पास फुटेज होगा तो दिखा दीजिए। उस रोड शो में राहुल जी के 10 गाड़ियों के अलावा कोई पब्लिक भी बगल में विश भी कर रही है क्या, और मैं मोदी जी का भी एक तरफ दिखा दीजिए। तो कांग्रेस को हो क्या गया है कि सत्ता जाते देख ऐसे बौखलाए हुए हैं कि जवाब लेते हैं। हमला कर रामेश्वर चौरसिया जवाब लेते हमला कर रहे, जनता इनको जवाब देगी। और रामेश्वर चौरसिया जरा जवाब लेते वक्तव्य के कारण बीजेपी जवाब लेते हैं। रामेश्वर चौरसिया जरा जवाब लेते हैं। मीम अफजल साहब, आपने सुना रामेश्वर चौरसिया जो कह रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया कह रहे कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है। अगर नरेंद्र मोदी नामांकन के आखिरी दिन नामांकन उन्होंने दाखिल किया, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग की तरफ से ये तारीख तय थी, ऐसा क्या गलत हुआ कि आपके पास मुद्दों की कमी हो गई कि या नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए, नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए हथियारों की कमी है कि आप इसे मुद्दा बनाने लगे। मीम अफजल, बीजेपी यही कह रही है कि आज देश के अंदर 117 पार्लियामेंट्री सीट्स के ऊपर चुनाव था और 117 सीट्स के अंदर बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे थे, वो स्क्रीन लगा रखे थे और वहाँ इसका प्रचार हो रहा था कि इतनी बड़ी रैली हो रही है। तो ये वोटों को प्रभावित नहीं करता क्या? मेरे पास आगे काट देना। दूसरी बात ये अजीत अंजुम साहब, आप तो खुद वहाँ बनारस में हैं, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है कि 80% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बड़ी तादाद में आपने कहा कि लोग पूरे देश से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आए थे। तो ये बेसिकली एक मैनेजमेंट था इनका, एक इवेंट था, अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। लेकिन मीम अफजल और देश के पूरे मीडिया ने 7-8 घंटे इनको बड़ा अच्छा मौका दिया। जी मीम अफजल साहब, जी मीम अफजल साहब एक मिनट सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख तय थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सब एक मिनट सुन लीजिए और जवाब लेंगे रामेश्वर चौरसिया से। और हम लोग पिछले 1 हफ्ते से जान रहे थे, जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि 24 तारीख को होना। आज जब नामांकन दाखिल हो गया, भीड़ देखकर डर गए क्या आप? बनारस की सड़कों पर भीड़ देखकर डर गए कि आप कहने लगे कि मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया? यही करना था तो आप कल परसों से पहले ही कहते कि नहीं करना चाहिए। देखिए, और तारीख बदलने की बात करते हैं। हमें इनके रोड शो पर एतराज़ नहीं है। हमारा एतराज़ इस बात पर है कि उसको उन इलाकों में दिखाया गया जहां पर इलेक्शन चुनाव हो रहा है और उनको प्रभावित करने का काम किया, तो ये इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टेलीविज़न के ज़माने में न्यूज़ चैनल पर अगर दिखाया गया और उसको कुछ इलाकों में अगर दिखाया गया, तो मैं कह रहा हूं कि क्या इतना बड़ा मुद्दा है क्या? राहुल गांधी भी रोड शो करते हैं और रोड शो या राहुल गांधी की भी तस्वीरें या कांग्रेस पार्टी की भी तस्वीरें कई बार उनके रोड शो या उनकी रैलियां ऐसे इलाकों में चैनल पर दिखती है। मीम अफजल साहब, मान लीजिए कहीं चुनाव हो रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी चुनाव साहब अगर हम पंजाब में किसी और जगह और वहां की रैली, हम एक मिनट सुन लीजिए, वहां की रैली अगर टेलीकास्ट होती है तब भी दर्शक और जो आपके मतदाता है, माफ करें, मतदाता प्रभावित होते होंगे। तब तो इसका मतलब आप अपने लिए सेलेक्टिव हो रहे हैं। देखिए अजीत जी, नहीं, हम बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं हो रहे। और अगर हमने ऐसा किया तो इनको शिकायत करनी चाहिए थी। हमने महसूस किया, शिकायत की, और हमारा एतराज़ इस पर है ही नहीं कि आपने दिखाया। हमारा एतराज़ तो ये है कि उसका मिसयूज़ किया गया। उन इलाकों में जहाँ चुनाव हो रहा था वहाँ पर स्क्रीन्स लगाए गए और दिखाया गया। अगर आप टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं, आपने सवाल उठाया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब तो टीवी सब जगह देखा जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये 36 घंटे और 48 घंटे की जो कैद लगा रखी है इलेक्शन कमीशन ने, उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी, जब टीवी दिखाया जा ही रहा है तो आखिरी दिन तक प्रचार होते रहना चाहिए। क्या परेशानी की बात है? तो फिर इस पर बात हो जाए। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हमारा सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझने की ज़रूरत है। हम किसी भीड़ से घबरा नहीं रहे हैं, हमारा कहना ये है, और भीड़ से घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सारा मैनेज शो था। जवाब लेते, स्टेज मैनेज शो तो आपका भी होता है सर।
स्टेज मैनेज शो हर पार्टी करती है, स्टेज मैनेज शो। अगर उनकी रैली है, उनका प्रोसेशन है या उनका नामांकन के लिए काफिला है, कांग्रेस में भी ऐसा ही होगा। अब यह अलग बात है कि उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, आचार संहिता का कहाँ उल्लंघन है, जरा उन्हीं से पूछते हैं। रामेश्वर चौरसिया, आप जवाब देंगे जो मीम अफजल कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, देखो हमें तो फोन ही दे दो ना, हम ठीक करते रहेंगे यार, कहाँ रखते हैं। रामेश्वर चौरसिया, आपको मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है? रामेश्वर चौरसिया अब कर, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। अब तक आ नहीं रही थी, अभी आ रही है, बताइए। रामेश्वर चौरसिया, मीम अफजल ने जो बंद करो, हाँ मीम अफजल ने कहा है आपने आचार संहिता का उल्लंघन ऐसे किया, हाँ, कि यहाँ जो भी रोड शो था उसको आपने उन इलाकों में एलसीडी के जरिए दिखाया जहां आज वोटिंग थी, और आज वोटिंग थी इसलिए उनका कहना है ये आपने इस्तेमाल किया, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये इल्जाम है कांग्रेस का। रामेश्वर चौरसिया, अच्छा मुझे लगा था कि केजरीवाल ही झूठ सच आरोप लगाते। नीम अफजल साहब 7 साल से राज किए हैं, इनको कहा एलसीडी दिख गया, जाके चुनाव आयोग को कंप्लेन करें। नीम अफजल साहब क्यों रोड शो राहुल गांधी आज कर रहे थे लखनऊ में, जब पूरे देश में 117 सीटों पर चुनाव था? आप भूल गए लोकतांत्रिक परंपरा को, भूल गए इलेक्शन कमीशन को। आप इतनी बौखलाहट में ऐसी बातें करने रहे, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करने लगे, जनता को नीचा दिखाने का। पूरा देश और दुनिया आपको दिख रही है, 7 साल से राज किए हैं, इतने बड़े लोकतंत्र के महापर्व का जो अपमान कर रहे हैं। इवेंट शो था, आपको कौन मैनेज करने से रोका था? राहुल गांधी का इवेंट शो, आज रोड शो राहुल गांधी में था। 10 गाड़ियों के अलावा एक पब्लिक हाथ उठा करके विश करने को तैयार नहीं है। आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। आप दूसरे की आलोचना करने के पहले जनता की आलोचना आप कर रहे हैं। अगर जन सैलाब उभरता है तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में यही लोगों का अधिकार है कि हम प्रचार करें। रामेश्वर चौरसिया, कोई भी सुन लीजिए, सुनिए रामेश्वर चौरसिया, रामेश्वर चौरसिया, इनका एक मिनट सुन लीजिए, सवाल वो नहीं है, यहाँ ठीक है आपने किया। उनका कहना यह है कि आपने एलसीडी लगाकर, उन्होंने उनका कांग्रेस का कहना है कि एलसीडी लगाकर जिन इलाकों में आज चुनाव था वहां आपने मोदी की इस भीड़ को दिखाकर एक तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की, ये आरोप है उनका, मीम अफजल का। अंजुम जी आप भी लगता है सुनते नहीं। मैंने पहले ही बताया कि इनको कोई भी इस तरह की बात कहीं एलसीडी मिला तो जाके इलेक्शन कमीशन को मेरा चैलेंज है करें। अरे आप लाइव दिखा रहे हो तो ये आपको रोके ना, हम तो आपके टीवी को नहीं प्रभावित कर सकते। इनका लाइव दिखा रहे थे राहुल गांधी का नामांकन, तो हमने तो नहीं प्रभावित किया, हमने तो कोई कमेंट्स नहीं किया। हर को अधिकार है। ये पंखुड़ियां मंगाए थे, 3 दिन से चल रहा था, कहां से 500 टन, हमने तो कमेंट्स नहीं किया। जनता जन सैलाब उभरा है, जनता स्वागत कर रही है, पानी भी हमको दे रही है मांगने पे, फूल बरसा रही है। तो इतने लोकतंत्र में बौखलाए के हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं अफजल साहब, लखनऊ काशी से बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में क्या लोग नहीं थे राहुल गांधी जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं विश करने के लिए? आपने तो 40 साल तक राज किया है, क्या कर रहे थे? कौन सा इवेंट मैनेजमेंट बता रहे लोकतंत्र को? आपको किसने रोका था? आपने किसको रोका था? आपको किसने रोका? कम से कम इस तरह की भाषा मत बोलिए। रामेश्वर चौरसिया, लोग बोलते हैं नए नए राजनीति में आए तो समझ में आता है। पैसे ने जी जवाब दीजिए। मीम अफजल साहब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन अजीत अंजुम साहब, क्या आपको ये सारे मीडिया ने आज रिपोर्ट किया है, अजीत अंजुम साहब सारे देश से, सारे देश से अजीत अंजुम साहब को पैसे दिए थे दिखाने के लिए? किस चैनल को आपने पैसे दिए थे? मेरी बात सुन लीजिए पहले। कंप्लेन किया कि आपने पैसे लेके दिखाए हैं। अरे आज की रैली में कंप्लेन किया, आपके 1 लाख लोग बताते हैं टी शर्ट पहने हुए थे, 100 रुपए की टी शर्ट है, बताइए पैसा कहां से आया? तो 70 लाख का खर्चा कर सकते हैं। आज कैंडिडेट आया था, टोपी पहने थे, आपको पता है आपके रैली में कैंडिडेट आया था, कैंडिडेट आया था अफजल साहब। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, आपकी भारतीय जनता पार्टी तो कहीं बैकग्राउंड में थी, आपका एक बड़ा नेता वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ एक आदमी था और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए वहां पर उसने अपना पर्चा दाखिल किया। 70 लाख से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकते थे। अजीत अंजुम साहब आप वहां बैठे हुए हैं,
ईमानदारी से बताइए परेशानी क्या है? कितना पैसा खर्च हुआ होगा इस रैली के आपको ऊपर? परेशानी क्या है? 2 लाख लोग बाहर से आए थे या 1.5 लाख लोग बाहर से आए थे? आपको परेशानी क्या ये है? रिपोर्ट किया है मीडिया ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अफजल साहब, आप इलेक्शन कमीशन का काम आप ही करो। तो इलेक्शन कमीशन का काम तो हम कर ही रहे हैं, तभी तो हमने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं इतना? चैलेंज करता हूँ। अगर आपने गलती नहीं की है तो आप परेशान ना होइए। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर सच्चा नहीं हुई है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम नहीं परेशान हो रहे, हमको परेशान होने दीजिए। हम कहाँ परेशान हो रहे? आप हमें परेशान होने दीजिए। रामेश्वर चौरसिया 1 मिनट, मीम अफजल 1 मिनट, रामेश्वर चौरसिया 1 मिनट, रामेश्वर चौरसिया 1 मिनट रुकिए। आप जरा मीम अफजल से सवाल पूछो। मीम अफजल, उसके बाद परेशान आपको प्रॉब्लम भीड़ से है क्या? 1 मिनट, मीम तो जवाब लेंगे आप। 1 मिनट, मीम अफजल साहब, आपको प्रॉब्लम किस चीज से? आपको टी शर्ट से प्रॉब्लम है, भीड़ से प्रॉब्लम है, भीड़ की साइज से प्रॉब्लम है? अब समझ में नहीं आ रहा, या टेलीकास्ट हुआ इससे प्रॉब्लम है? क्योंकि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, आपकी प्रॉब्लम अब कुछ और लग रही है। ऐसा तो नहीं कि मतलब दम फूल गया भीड़ देखकर। क्या प्रॉब्लम क्या है? आप भीड़ की बात कर रहे हैं, खर्चे की बात कर रहे हैं, पहले आप कर रहे हैं LCD लगाया, अब आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो आप पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको समस्या या तकलीफ क्या है, या जाहिर है कि बहस हो रही है तो सब बातें चीजों से आपको एतराज है। जी अजीत अंजुम साहब, हमारी दिक्कत कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर वो तोड़ा है तो उसकी तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे, और उसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी सबका जिक्र होगा अगर बहस होगी। आप भी वहां मौजूद हैं। मैं आपसे एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से पूछता हूं कि आप बताइए कि इस रैली पर कितना पैसा खर्च किया गया? अगर आप एक ईमानदार जर्नलिस्ट हैं तो जरा सा आकलन करके बताइए ना देश को। अच्छा 1 मिनट रुकिए। अब चूंकि आपने सवाल पूछा, चौरसिया जी आप चुप रहिएगा। अफजल साहब, ऐसा है कि भीड़ में मैं छत पर था, मैं भी तस्वीर देख रहा था, लेकिन बताइए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट अफजल साहब, कोई ऐसा पैमाना हो सकता है? आप मुझे इतना बड़ा टास्क दे रहे हैं कि मैं भीड़ देखकर खर्चा बताने लगूं, तब तो मैं यहीं दिल्ली में या जगह जगह जाऊं और चुनाव आयोग का मैं ही काम कर दूं। आप इतना बड़ा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी की एक रैली पर कितना खर्चा होता है? आपको पता है? आप भीड़ देखकर पता लगा सकते हैं, आप भी जाते होंगे रैलियों में। मीम अफजल, मैं भी जाता हूं रैलियों में, लेकिन हमने जो स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा वो ये पूछा कि ये बोल रहे हैं कि भीड़ उमड़ आई। हमारा ये मानना है कि मैनेजमेंट था। आपके तकरीबन तमाम मीडिया ने ये बात कही है कि पूरे देश से लोग वहां पर आए और नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आए। वर्कर तो बेचारे लाखों में आ गए, इनके लीडर एक भी नहीं था। तो ये अब बहस हो रही है तो ये सवाल तो उठेंगे, कल आप भी उठाओगे आने के बाद, मैं जानता हूँ। अभी रिपोर्ट तो इसका रैली मतलब की आई है, तो अभी समझ गया। जब तलाशी ली जाएगी तो बहुत सारी रिपोर्टें कल तक सामने आएंगी। मीम अफजल साहब, आपका टेंशन मैं समझ गया। इसका मतलब आपका टेंशन यही है कि भीड़ बहुत थी, कहां से आई, हमारी क्यों आई, नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ क्यों आई? मुझे लगता है आपका ज्यादा बड़ा टेंशन ये। लेकिन 1 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ जो पीछे हमारी मूर्ति है जो हम दिखा नहीं सकते, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया नरेंद्र मोदी ने। उस माल्यार्पण के बाद पता चला कि पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता आए, उन्होंने शुद्धिकरण किया, मूर्ति को नहा धुलाकर और पानी से साफ किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए। मदन मोहन मालवीय आजादी के पहले कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, उसके पहले हिंदू महासभा से भी उनका करीबी रिश्ता रहा। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये शुद्धिकरण और इस तरह से मोदी ने अगर माल्यार्पण किया उस मूर्ति का शुद्धिकरण, क्या इसको भी कांग्रेस सही मानती है? बिल्कुल नहीं मानती। बिल्कुल ठीक। किस वर्कर्स ने किसने किया हमें नहीं पता, कौन लोग थे, मुझे लेकिन मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं। चलिए ठीक है, शुक्रिया मीम अफजल साहब, रामेश्वर चौरसिया जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं बनारस से उस मूर्ति के सामने जिस मूर्ति पर माल्यार्पण किया नरेंद्र मोदी ने और कुछ ही देर बाद उस मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया। राजनीति का एक नया स्टंट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, मैं चाहता था समाजवादी पार्टी के नेता आते, उनसे मैं सवाल पूछता, वो कार्यकर्ता क्या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव या पार्टी की इजाजत से ऐसा कर रहे थे या स्थानीय कार्यकर्ता थे पब्लिसिटी स्टंट के लिए? लेकिन समाजवादी पार्टी के न तो नेता आए, न तो मैं उनसे सवाल पूछ पाया।